आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका 11, ठीक है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। तो यहाँ पे देखो हमारा जो त्रिविमीय ज्यामिति में है एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सरल रेखा, ठीक है। तो उसमें कोई रेखा है, तो यानी कि देखो त्रिविमीय ज्यामिति है तो उसमें कोऑर्डिनेट 3 होंगे हमारे, एक्स वाई और जेड, ठीक है भाई। तो ये जैसे कि द्विमीय ज्यामिति में 2 होती हैं एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे एक्स वाई और जेड 3 प्लेन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखो, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो लाइन होती है ना, अगर ए बी, जैसे कि हम समझते हैं आज इसके बारे में कि अगर ये हमारा कोई एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, अगर ये है आपका कोई वाई एक्सिस और यहाँ पे ये है कोई आपका इस तरह से जेड, तो हमारे जो एक्सिस होते हैं हमारी एक्स वाई और जेड, ये वाई है आपका, तो ये इस तरह से हैं भाई। जैसे कि ये तो है आपका एक्स, ये आपकी तरफ है जो जेड हो जाएगा, ये वाई है, ठीक है। तो इसमें कहीं यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट है तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, कुछ कुछ वाई से है और कुछ जेड से है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोई पॉइंट होता है आपका, तो लाइन आपकी कोई 2 पॉइंट को मिलाने से बनेगी। तो यहाँ पे देखो पी से क्यू की ओर कोई पॉइंट है, तो अगर इस लाइन की हम सबसे पहले सीखते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या होती हैं, ठीक है भाई। तो डायरेक्शन रेशियो देखो ये हमारे होते हैं कि अगर पी क्यू लाइन की डायरेक्शन रेशियो अगर हमें निकालनी है, ठीक है ना, पी क्यू के, तो यानी कि क्यू के कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाता है आपका ए कहेंगे इसको, ठीक है। और बी से प्रदर्शित करते हैं आपको y2 माइनस y1 और सी से करेंगे z2 माइनस z1, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं हमारे दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं इन्हें, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब हम डायरेक्शन, इसके बाद हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है भाई। तो ये हो जाते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइन और इन्हें बोलेंगे हम दिक् कोज्या। तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है कि ये जो वैल्यू है कि एंगल बनाती है हमारी एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। तो हम यहाँ पे देखो ये समझते हैं कि अगर ये कोई लाइन है तो हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखते हैं, यहाँ पे तो x1 है और यहाँ पे x2 है, तो P से M तक की डिस्टेंस कवर करने में कितनी कितनी दूरी है यहाँ से, तो यहाँ से देखो ओरिजिन से यहाँ तक तो x1 है, तो ओरिजिन से Q तक x2 है, तो x2 में से x1 अगर माइनस कर दें तो ये जो डिस्टेंस है हमारी x2 माइनस x1 हो गई, P से M तक की दूरी, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये जो एल्फा एंगल बना रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे देखो पी क्यू डिस्टेंस चाहिए हमें पी क्यू की, क्योंकि हमें देखो वाई कोऑर्डिनेट का इसमें यूज नहीं करना, ठीक है ना। तो हम उसी के हिसाब से हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये देखो ये है हमारा क्या, ये है हमारा x2 माइनस x1, क्या वैल्यू हो गई है हमारी पी एम, ठीक है। अब देखो ये जो पी क्यू डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा भाई, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको कोऑर्डिनेट जैसे कि 2D में पता ही है क्या होता है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और यहाँ पे z कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे z1 माइनस z2 का स्क्वायर भी आ जाएगा। इसे आप x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पी क्यू की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी कितनी कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर और प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी z2 यानी कि pq की डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे जो cos थीटा यानी कि जो एंगल है, यानी कि ये एक्स एक्सिस को यूज करें और इस डिस्टेंस की, इस pq पॉइंट जो pq जो बिंदु हमें मिला रही है लाइन है ना, उसकी डिस्टेंस तो हमें एक्स एक्सिस के साथ निकाल रहे हैं, तो इस वजह से हम एक्स एक्सिस की दूरी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पी एम बटे पी क्यू, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं एल से, ठीक है भाई। तो ये हो जाता है हमारा देखो कितना, x2 माइनस x1 कह लो या x1 माइनस x2 कह लो, ठीक है, अपॉन में पी क्यू, यानी कि पी क्यू हमने डिस्टेंस मान लिया। तो अब एक बात बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाता है आपका कॉस थीटा, तो यानी कि यहाँ पे ये दे रखा है कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है भाई। और बिल्कुल इसी तरह जब हम वाई एक्सिस के साथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1, ठीक है ना, अपॉन डिस्टेंस तो सेम आएगी आपकी पी क्यू।
और ये यहाँ पे अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है आपका बीटा, तो हम उसे कह लेते हैं कॉस बीटा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे n इक्वल टू आ जाएगा आपका Z2 माइनस Z1 अपॉन ये हो जाता है हमारा PQ, तो ये हो जाएगा कॉस गामा। तो यहाँ पे अब हमें क्या समझना है कि अल्फ़ा मेक्स एन एंगल विद एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष के साथ जो बना कोण है अल्फ़ा, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है बीटा, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है वही, ठीक है, और गामा है वो बना रहा है जेड एक्सिस के साथ। आगे बात समझ में, यानी कि अल्फ़ा बनाता है एक्स अक्ष के साथ, या फिर हम कह सकते हैं ओ एक्स, ठीक है ना, ये ओ वाई कह लो और ये ओ जेड विद रेस्पेक्ट टू ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी हो जाएंगे कि दिक अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो हो गए हमारे, और दिक कोज्या यानी कि डायरेक्शन कोसाइन हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे कि इसमें एक रिलेशन देखेंगे हम कि इन तीनों को ऐड कर दें स्क्वेयर करके, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा कितना, x2 माइनस x1 का स्क्वेयर, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबके पी क्यू है तो पी क्यू का स्क्वेयर लिख देंगे वही, ठीक है। ये हो जाएगा देखो y2 माइनस y1 का स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वेयर अपॉन पी क्यू का स्क्वेयर, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे हमने पी क्यू क्या निकाला, x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, ये देखो ये सेम ही तो है, तो यानी कि इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इसके रूट हट जाएगा इस पे से, ठीक है, इसके रूट हट जाएगा तो ये वैल्यू सेम हो गई, ये दोनों वैल्यू कट गई हैं आपकी, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 1। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाती है इसकी वैल्यू 1। तो आपकी एल एम एन की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है आपकी कॉस अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वेयर गामा इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से ये भी फॉर्मूला याद रखना है। अब इनको अगर आप साइन में चेंज करना चाहो तो साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वेयर बीटा प्लस साइन स्क्वेयर गामा, इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 2। और कैसे होती है कि कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी इस तरह, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे आगे हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये हो गया हमारा, तो हम निकालते हैं इसकी इक्वेशन निकालते हैं लाइन की, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अभी हम देखते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे किया अभी दिक कोज्या और दिक अनुपात, ठीक है। तो इसमें देखो अभी जो 3 एक्सिस होते हैं हमारी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ठीक है भाई। तो इनकी अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करनी है, ठीक है ना, दिक कोज्याएं, तो एक बात बताओ एक्स अक्ष हमारा कैसा कोण बनाएगा, देखो एक्स अक्ष इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाती है हमारी, जो एक्स अक्ष है निर्देशाक्षों के साथ, ठीक है, कोण बनाएगा हमारा जो एक्स अक्ष है वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री का बनाएगा और जेड अक्ष के साथ भी 90 डिग्री का बनाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा तो आपका 0 है तो वो तो हो जाएगा 1। एक्स अक्ष की यहाँ पे हम लिखते हैं दिक कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन, डीसी लिख देते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ध्यान रखनी है हमें कि जब एक्स एक्सिस खुद के साथ तो जीरो अंश का कोण बनाता है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जो वो हो जाएगी 0 हो जाएगी और कॉस 90 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगी और 0 हो जाएगी, तो यानी कि एक्स अक्ष की जो दिक कोसाइन है, ठीक है भाई, दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन एक्स अक्ष की वो हो जाती है हमारी 1 0 और 0, तो वाई अक्ष की क्या हो जाती है 0 1 और 0। अब देखो जेड अक्ष की हो जाती है हमारी 0 0 और 1, और क्यों हो जाती हैं आपको पता ही है कि जेड अक्ष खुद के साथ तो 0 अंश का कोण बनाता है, ठीक है, और एक्स अक्ष के साथ बनाएगा 90 डिग्री का जेड अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा भी आपका 90 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, सही है कि नहीं। तो यानी कि ये 0 हो जाएगी वैल्यू, ये 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका 1। तो ऐसे ही हमारा वाई अक्ष और ऐसे ही जेड अक्ष की हो जाएंगी डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, ठीक है। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, तो सबसे पहले देखो कि
वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कि सदिश बिंदु ए से जाने वाली ए, यानी कि ए कोई आपको वेक्टर पॉइंट दे रखा होगा, ठीक है, ए से जाने वाली, ठीक है, और सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण, ठीक है। ये हो जाता है हमारा, देखो वेक्टर फॉर्म में ये आपकी आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है भाई। तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये ए पॉइंट से जा रही है और बी के समांतर है। अगर हम कहें कि बिंदु ए व बी से जाने वाली, ठीक है ना, ए व बी से जाने वाली रेखा का समीकरण, यानी कि दोनों पॉइंट से ओ के पास हो जाए, है ना। तो इसमें क्या होता है, रेखा का समीकरण ये हो जाता है हमारा आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे देखो लेमडा, यानी कि यहाँ पे जो आती है हमारी डायरेक्शन रेशियो आता है, तो बी माइनस ए कर देते हैं ये, ठीक है ना। तो ये हो जाता है हमारा ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, ठीक है भाई। यानी कि देखो जैसे कि अगर हम समझना चाहें कि ए पॉइंट से पास हो रही है, ये आपका ए है, और बी कोई उसके पैरेलल हो जाए, ठीक है ना, ए से जाने वाली लाइन हो और इसके पैरेलल हो जाए कोई लाइन बी, ठीक है ना, बी के समांतर यहाँ से होके पास हो रही है और इसके पैरेलल है। अब यहाँ पे हो जाएगी कि दोनों पॉइंट से होके पास हो रही हो, कि ए है आपका कोई और बी वेक्टर है, ठीक है ना। तो दोनों से होके जाने वाली रेखा का समीकरण ये हो जाता है हमारा, ठीक है। अब देखो ये तो हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब वेक्टर के बाद आएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म, ये कौन सा है हमारा, सदिश रूप, ठीक है ना, ये है हमारा सदिश रूप। अब आएगा इसका कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप वही, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्तीय रूप में क्या है हमारा, कि अगर ए कोई वेक्टर है, ठीक है, तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा आर, क्या होता है हमारा, आर के जो स्थिति सदिश हैं, आर वेक्टर होता है हमारा, देखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर, ठीक है। अब देखो तो ये हो जाता है हमारा, अगर ए पॉइंट से पास हो रहा है, तो अगर हम इस ए वेक्टर को मान लें, क्या मान लें, कि ये हो जाएगा आपका, देखो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है ना। और जो बी वेक्टर है हमारा वो हो जाए आपका, देखो बी को यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हम केवल ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप, ठीक है ना। तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा कैसे, कि आर वेक्टर इक्वल टू ए, सबसे पहले इसको देखते हैं यहाँ पे, ए आई कैप यानी कि ए वेक्टर है आपका प्लस लेमडा बी वेक्टर है। अगर हम इसको यहाँ से इंटरचेंज करना चाहें, ठीक है भाई, तो डायरेक्ट अगर करना चाहें तो देखो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस, यानी कि जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो माइनस करेंगे आप, x1 बी के जो कोऑर्डिनेट हैं उससे डिवाइड कर दो, इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये हो जाती है हमारी कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है भाई, आ गई बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है हमें कि अगर एक पॉइंट दे रखा है और उस दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल का मतलब जो डायरेक्शन रेशियो दे रखे होंगे हमें उस पॉइंट के, ठीक है भाई, लाइन की, ठीक है ना। तो हमें उस लाइन की, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि अगर दो पॉइंट सी के पास हो रही है कोई लाइन, तब उसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, कि x1 y1 z1 व x2 y2 z2 से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, तो यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म यानी कि कार्तीय रूप होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि पहला पॉइंट है वो सेम रहेगा हमारा x माइनस x1, ये हो जाएगा देखो y माइनस y1, और ये हो जाएगा आपका z माइनस z1। अब एक बात बताओ, ए बी सी क्या होते हैं आपके, दिगानुपात। दिगानुपात कैसे निकाले जाते हैं, या तो x1 माइनस x2 कर लो या x2 माइनस x1 कर लो। तो इसमें से इसे घटाओ, x2 माइनस x1
ये y2 माइनस y1 और ये z2 माइनस z1 हो गया। तो ये हो जाती है हमारी कार्टेशियन फॉर्म लाइन की, ठीक है भाई, कार्तीय रूप, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा कार्तीय रूप, एक पॉइंट से पास होने वाली, दूसरे के समांतर, ये हो जाएगी दोनों बिंदुओं से होके पास होने वाली। यहाँ पे ये हो गया हमारा सदिश रूप, ये भी दोनों सदिश रूप हो गई, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमें यहाँ पे अब एक ही लाइन थी, अभी हमें उसका दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाए हमारी टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट होंगी, अगर दो स्ट्रेट लाइन एक साथ आ रही हैं तो उनके बीच क्या क्या हो सकता है, एक दूसरे को कट करेंगी भाई। जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उनके बीच आपका देखो कोण भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जब आपकी दो रेखाएं दे रखी हैं, ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन टू स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो सरल रेखाएं हैं आपकी, तो यहाँ पे देखो उनके बीच का कोण देन निकालते हैं सबसे पहले कि अगर एक दूसरे को वो लाइन कट कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ कोण बनेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आता है हमारा कि अगर इक्वेशन है आपकी x माइनस x1 अपॉन a1, ठीक है, ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, ठीक है ना। दो सरल रेखाएं, तथा ये है आपकी x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z1 अपॉन c2। तो ये आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन की। तब इनके बीच अगर आपको कोण ज्ञात करना है, ठीक है भाई, तो ये हो जाता है हमारा देखो cos थीटा, ठीक है ना, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस। तो यानी कि जो दो आपकी रेखाएं हैं उनके बीच का अगर आपको कोण ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, a1 a2, जो इनके डायरेक्शन रेशियो यानी कि अनुपात हैं उनका मल्टीप्लाई करोगे आप, यहाँ पे हो जाएगा b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हो जाता है हमारा इसका इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण। अब देखो हम यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि यदि रेखाएं आपकी, बताओ, यदि रेखाएं परस्पर लंब हो जाएं, ठीक है भाई, परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो कि कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 0 में चला जाएगा। आगे बात समझ में हुई। अब देखो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड हो जाएगा कि यदि रेखाएं समांतर हों आपस में, भाई समांतर हों, ठीक है ना भाई। तो यदि रेखाएं समांतर हैं आपकी तो उनका जो डायरेक्शन रेशियो है, उनका जो अनुपात होगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। अब देखो यहीं से कि अगर हमें, ये तो थी हमारी किस फॉर्म में, इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। अगर हमारी वेक्टर फॉर्म में आ जाए, वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश रूप, ठीक है, जैसे कि आपको लाइन दे रखी है r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, दूसरी है आपकी r, ये r1 है आपकी, ये r2 है, ये हो जाएगी a2 प्लस लेमडा b2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनके बीच का आपको कोण निकालना है, ठीक है ना, तो cos थीटा इक्वल टू ये हो जाता है हमारा b1 डॉट b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 और मॉड ऑफ b2, ठीक है भाई। तो ये हमें याद रखना है कि अगर एक्यूट एंगल निकालना है तो मोड लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर
यही बात हो जाएगी यहाँ पे कि रेखाएं परस्पर लंब हों, है ना। तो क्या केस हो जाएगा हमारा b1 डॉट b2 बराबर 0 हो जाएगा भाई, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर समांतर हो जाए तो इनका जो रेशियो होगा b1 और b2 के जो कोफिशिएंट होंगे, ठीक है ना, वो इक्वल हो जाए, उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा इसकी तरह, ठीक है भाई, IJK के जो कोफिशिएंट होंगे। तो ये हो गई हमारी एंगल दोनों लाइन के बीच में, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो यहाँ पे कि यदि हमें केवल दिक् अनुपात दे रखे हैं, कोई एक लाइन दे रखी है, ठीक है, दिक् अनुपात क्या होते हैं आपके ABC। तो हम इसके अगर डायरेक्शन रेज कोसाइन निकालें, दिक् कोसाइन, तो ये हो जाता है हमारा L इक्वल टू A/A² प्लस B² प्लस C²। M इक्वल टू हो जाता है हमारा B/A² प्लस B² प्लस C², ठीक है भाई। और N इक्वल टू C/A² प्लस B² प्लस C², ठीक है भाई। अगर हमें कोई अलग से दो लाइन दे रखी हैं, ठीक है, अगर उसके दिक् कोसाइन दे रखे हैं डायरेक्ट, हमें दिक् अनुपात दे ही नहीं रखे, ठीक है ना, तो हम अगर उनके बीच का अगर हमें कोण ज्ञात करना है, ठीक है, तो पहली लाइन के दिक् कोसाइन है L1 M1 N1, ठीक है, ये पहली लाइन के, पहली रेखा के लिए, ठीक है। और दूसरी के लिए दिए हैं L2 M2 और N2। आगे बात समझें तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर उनके बीच का अगर हमें कोण निकालना है तो ये हो जाता है हमारा क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब देखो यहाँ पे अपॉन में क्यों नहीं आएगी आपकी, कुछ इसलिए नहीं आएगी कि क्योंकि L1² M1² N1² की वैल्यू क्या होती है 1। ऐसे ही आपकी L2² प्लस M2² प्लस N2² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो दोनों 1 × 1 क्या हो जाएगा आपका 1। अब देखो यहाँ पे इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे कह सकते हो कि cos 90 0 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0। अब थीटा इक्वल टू 0 यानी कि ये हो जाए आपकी कैसी, पैरेलल, समांतर, ठीक है। तब ये समांतर हो जाएंगी तो देखो L1/L2 M1/M2 प्लस इक्वल टू N1/N2 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे भी याद रखनी है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे हो गया हमारा कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो उनके बीच का अगर हमें कोण निकालना है तो उसका वेक्टर फॉर्म हो गया कार्टेशियन, है ना, यानी कि सदिश रूप हो गया और दोनों रूप हो गए, कार्तीय और सदिश। इसके बाद अगर हमें दिक् अनुपात दे रखे हैं तो उसकी मदद से दिक् कोसाइन ज्ञात करना और उनके बीच का जो कोण है अगर लंब है और समांतर हैं तो उसकी जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब हमें यहाँ पे इतनी सारी हो गई, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमें देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इसकी लाइंस कहलाती हैं, अगर ये 3D अंतरिक्ष में ऐसी कोई दो लाइन जो एक दूसरे को काटे नहीं, ठीक है, तो वो इसकी लाइंस विषमतलीय रेखाएं कहलाती हैं। तो अब देखो यहाँ पे कि हमें कोई एक इक्वेशन दे रखी है, उसकी वेक्टर फॉर्म में देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1 प्लस लैम्डा B1, ठीक है ना। और दूसरी लाइन दे रखी है हमें क्या, R2 इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2, ठीक है। तो ये दे रखी है हमें कोई एक दो लाइन दे रखी है, एक पहली है और ये दूसरी है, जहाँ पे लैम्डा तो आपका कांस्टेंट होता है, ये तो पता ही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो ये हो जाएगा आपका मोड में, ठीक है भाई। A2 माइनस A1 करते हैं भाई, सबसे पहले A2 माइनस A1 फाइंड करना है आपको, ठीक। इसके बाद डॉट करना है किसके साथ, B1 और B2 का क्रॉस, ठीक है ना।
अपॉन जो B1 B2 है B1 क्रॉस B2, तो इसका जो है वो मॉड्यूलस उससे हम डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी, और ये किस रूप में है, सदिश रूप में, यानी कि वेक्टर फॉर्म है ये हमारा, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका सदिश रूप, ठीक है। अब देखो इसके बाद आएगा अगर हमारा कार्टेशियन फॉर्म। अगर हमें रेखाएं इस तरह से दी हुई हैं कि x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, एंड सेकेंड लाइन है आपकी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2, ठीक है भाई। अगर इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये हो जाता है आपका, देखो कितना, सबसे पहले x2 कोऑर्डिनेट में से x1 घटाएंगे, x2 माइनस x1, फिर आप y2 माइनस y1, और फिर z2 माइनस z1, ये बनाते हैं हम एक डिटर्मिनेंट, ठीक है भाई। अपॉन यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2 अपॉन में। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसे सारणिक को कैसे सॉल्व करते हैं, इसे और इसे छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका b1 c2 माइनस बीच में आएगा b2 c1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो हम करेंगे प्लस, लेकिन सारणिक को सॉल्व करते हैं वहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, ये गया और ये गया। यहाँ पे हम ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे करेंगे ऐसे, a2 c1 याद रखने के लिए माइनस a1 c2 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये थर्ड गया तो a1 b2 हो जाएगा माइनस a2 b1 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर दो रेखाएं हमें दी हुई हैं कार्तीय रूप में, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर इसका जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो हो गई आपकी दो रेखाएं, ठीक है भाई। अब देखो इसी में हमारी जो रेखाएं हैं, यदि रेखाएं परस्पर समांतर हो जाएं, ठीक है भाई, यानी कि पैरेलल, ठीक है भाई, तो पैरेलल हो जाए तो आप क्या याद रखोगे उसमें, ये हमें याद रखना है कि पैरेलल में पहचान कैसे करोगे कि आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b एंड आर इक्वल टू a2 प्लस लेमडा या फिर म्यू, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो ये जो b आपका b वेक्टर है ये सेम हो जाएगा, आगे बात समझ में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ये जो डायरेक्शन रेशियो जो नीचे की वैल्यू होंगी है ना, वो सेम हो जाएगी दोनों में। तब हम क्या करेंगे, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके लिए क्या करते हैं हम कि a2 माइनस a1, ठीक है भाई, यहाँ पे करते हैं हम इसके लिए क्रॉस b, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ b, तो ये हो जाता है हमारा न्यूनतम दूरी के लिए सूत्र, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये वेक्टर फॉर्म है आपकी, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे देखो सेम इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन अगर ऐसे ही कर लोगे तो आसान हो जाएगा, उससे उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे हमारे कंप्लीट फार्मूला, यहाँ पे ये हो गई हमारी यहाँ पे कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, वो हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको ये फार्मूला रिवाइज करने, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है।